यार जब लड़कियां पूछती हैं डाउट तो टीचर बहुत अच्छे से बताते हैं, ये हम लड़कों में ही क्या रखा है पता नहीं। यार सच बता रहा हूँ, जेनेटिक्स का डाउट था मेरे को, मैंने पूछा सर से, सर ने लपेट दिया यार। यार छोड़ो यार, आपको तो पता है ना जेनेटिक्स क्या होता है। नहीं पता तो मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार टीचर से डांट खाने का दुख क्या होता है। जेनेटिक्स जो होता है ना, ये डील करता है जेनेटिक मटेरियल के साथ। आप बोलोगे जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, ये डीएनए बेस्ड चैप्टर है और मज़ेदार चैप्टर है। हाँ यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग सोचते हो ना बहुत बड़ा चैप्टर है, कैसा होगा? यार कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। इसमें आपको फोकस किस पे करना है? इसमें आपको फोकस करना है कि गैमेट कैसे प्रोड्यूस होता है, जीन क्या होता है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस क्या हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं, सबसे फेमस साइंटिस्ट इसमें मेंडल हैं, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्या धमाका कर रखा है उन्होंने, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और उन्होंने पी प्लांट को स्पेशली सेलेक्ट क्यों किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो देखेंगे। उसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे, और तो और हम फिर टेस्ट क्रॉस को भी देखेंगे, और कुछ इसमें फिर जेनेटिक इनहेरिटेंस को देखेंगे। लास्ट में बच जाएगा टॉपिक अपना जेनेटिक डिसऑर्डर, और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही कुछ टॉपिक्स है इसके अंदर जो हमें पढ़ना है। पर सबसे मज़ेदार बात बताता हूँ, ये जो जेनेटिक्स है ना, इसके दो ब्रांचेज हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो एनसीईआरटी खोल के रखो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर बुक्स के मुकाबले। ये तो चलो पता ही होगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर मोटिवेट करता हूँ ना तो पीछे से साइड म्यूजिक चलने लगता है, जो कि अच्छा नहीं होता। अरे यार क्या यार, छोड़ो यार, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालो जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। देखो जेनेटिक्स का डेफिनेशन याद मत रखो, इसी के अंदर छुपा हुआ है, जीन प्लस टिक्स। जीन का मतलब क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल। टिक्स का मतलब स्टडी। इट मीन्स ये जेनेटिक्स जो होता है ये डिस्कस किसके साथ करता है? ये डिस्कस करता है हमारा जेनेटिक मटेरियल के साथ, इट मीन्स डीएनए के साथ। और हमने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ा था तो हमने वहाँ पर देख लिया था कि किस तरह डीएनए जो है वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता है। ये देखा था कि नहीं देखा था? देखा ही था। लेकिन नहीं, अगर आपको याद नहीं होगा तो चलो थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ। जीन कहाँ होता है? हमारी बॉडी में होता है। बॉडी कहाँ? बॉडी के भी कहाँ पर? सेल में प्रेजेंट होता है। सेल में भी कहाँ? इन द न्यूक्लियस। जब हमने स्पर्म पढ़ा था तो वहाँ पर भी देखा था उसके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट था? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो फीमेल के गैमेट के साथ मैटिंग करता है, तो हमारा जो डीएनए है वो फॉर्म हो जाता था। राइट, वो सब अलग की बात है। मैं रिकैप कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए आगे जाके क्रोमेटिड को फॉर्म करते हैं, और एक क्रोमेटिड से कुछ नहीं होता, तो जब दूसरा क्रोमेटिड बनता है तब जा करके एक क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अपन देखेंगे सेल बायोलॉजी पे, अभी रुक जाओ, अभी जितना सा काम है उतना ही काम लेकर के चलते हैं। और यही क्रोमोसोम आगे जा करके गैमेट का फॉर्मेशन करता है। जी हाँ, आपको याद होगा कि मेल गैमेट कैसे होते हैं? XY होते हैं, फीमेल गैमेट XX होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, अदरवाइज ऑटोजोम्स। राइट, हमने ये भी देखा है कि टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46, जो कि टूटते हैं 44 प्लस XY में और 44 प्लस XX में। और तो और ये जो क्रोमोसोम में टूट गया तो गैमेट यही फॉर्म करता है। तो गैमेट कैसे फॉर्म करेगा? इसका जस्ट हाफ, 22 प्लस X 22 प्लस Y हो गया मेल का, और 22 प्लस S 22 प्लस X ये होता है फीमेल का। यही दोनों जब मैटिंग करते हैं तो आगे जाकर के प्रोजेनी बनाते हैं, जैसे कि हमने मैटिंग करके भी दिखाया है। जैसे कि ये मेल का अगर X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ मैटिंग कर रहा है तो 44 प्लस XX फॉर्म होता है। मतलब ये जो बेबी बनेगा वो क्या हो, कैसी होगी? गर्ल होगी। मान लेते हैं ये जो 22 प्लस Y क्रोमोसोम है मेल का, वो फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ मैटिंग करता है, तो क्या बनेगा? XY आएगा, इट मीन्स मेल बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेल होता है या फीमेल होता है ये फॉर्म कैसे हो सकता है? किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड है? तो फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि उसका कौन सा क्रोमोसोम मदर के X क्रोमोसोम के साथ मैटिंग कर रहा है। और ये जो मज़ेदार में हमने क्लियर किया है ना, ये क्वेश्चन आपको नीट 2019 में पूछा गया था कि ये क्रोमोसोम किस पे डिपेंड करता है, मदर के क्रोमोसोम पे या फिर फादर के क्रोमोसोम पर। जिसको पता होगा भैया उसने सही किया होगा, वरना गलत करके आ गया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हमें इस चैप्टर में दो चीज़ पढ़ना है, वो है हेरिडिटी और वेरिएशन। जेनेटिक्स जो होता है यही दोनों के साथ ये डीलिंग करता है, ठीक है? किसके साथ डील करता है? हेरिडिटी के साथ और वेरिएशन के साथ। खैर दोनों को क्लियर करेंगे, वो भी मज़ेदार ट्रिक के साथ। देखो हेरिडिटी क्या कहता है?
ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब है कि मान लो जो फादर है और जो मदर है, सेम वही कैरेक्टर अगर उनके बच्चे पे आता है, दैट्स अ इनहेरिटेशन, दैट्स कॉल्ड हेरिडिटी। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बताता हूँ। मान लो आपके फादर हैं जिनका आई कलर मान लो ब्राउन था या फिर मान लो ब्लूइश था, अगर वही आई कलर उनके बच्चे पे आ जाता है सेम का सेम, तो वो हो गया हेरिडिटी। पर ऐसा जनरली होता नहीं है, राइट। सारे कैरेक्टर तो नहीं मिल सकते, कुछ ही कैरेक्टर ना मिलेगा। अगर सारे कैरेक्टर मिल जाते तो वो हमशक्ल नहीं हो जाता क्या? और हमशक्ल हो जाता तो फिर नीट का कोई एग्ज़ाम देने का मतलब बनता क्या यार? सबका आधार कार्ड सेम, सोचो यार, सारे दुनिया का एक ही जैसा चेहरा रहता तो फिर क्या ही मतलब सोच के देखो जरा, मेरे आधार कार्ड का क्या फ़ायदा रहता क्या? कुछ भी नहीं रहता। खैर आगे आते हैं। तो कुछ तो चेंजेस होता है हमारे में, तो उसी को कहते हैं वेरिएशन। तो इसका भी एग्जांपल लेते हैं। आपने ऋतिक रोशन सर को देखा है राइट। उनके फिंगर को नोटिस किया होगा, तो उनके एक हैंड में 6 फिंगर हैं। तो अगर उनके फादर को देखो या मदर को देखो, उनके पेरेंट्स को देखो, तो उनके पेरेंट्स में किसी के भी 6 फिंगर नहीं थे, पर ऋतिक रोशन सर में आ गए हैं। तो कहने का मतलब उनमें कुछ तो चेंज आया होगा, कुछ तो वेरिएशन होता है ना, कुछ तो चेंजेस होगा, दैट्स अ वेरिएशन। तो हमने हेरिडिटी भी पढ़ लिया और वेरिएशन को भी कंप्लीट कर लिया। तो इसके अलावा पढ़ना है हमें कुछ साइंटिस्ट हैं जो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहले साइंटिस्ट है मेंडल, जिनको फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहते हैं। दूसरे साइंटिस्ट है टी.एच. मॉर्गन, जिसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, इससे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है डब्ल्यू वैटसन, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। इनके अलावा डी वेरेज, कॉर्न और टेसन मार्क थे, जिन्होंने मेंडल वर्क को रीडिस्कवर किया था, इसीलिए उनको कहते हैं रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल वर्क्स। 2 और साइंटिस्ट है सटन एंड बोरी, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया है। और टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज का टर्म भी दिया था, और एक्स बॉडी दी है हैंकिंग ने। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैंने सोचा बता देता हूँ। तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा ना, आगे भी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मेन टॉपिक अपना एलील। एलील क्या है? इट इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये जस्ट लाइक जीन ही ये समझो तो, कि जिस तरह जीन जो है वो क्रोमोजोम के अंदर था ना, उसी तरह ये एलील भी क्रोमोजोम के अंदर ही रहता है। तो हम तभी से जीन, डीएनए यही सब करे जा रहे हैं। तो चलो हम इंटरेक्शन को ही देखते हैं पहले। तो टॉपिक डालो जीन इंटरेक्शन। और ये जीन इंटरेक्शन भी होता है 2 टाइप के, एक होते हैं एलेलिक जीन इंटरेक्शन, एक होता है नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि कुछ कैरेक्टर मदर से बच्चे में आए होंगे और कुछ कैरेक्टर फादर का बच्चे में अगर इनहेरिट होता है, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये कोई फिक्स नहीं है कि ज़्यादा कैरेक्टर मदर से आए या फिर ज़्यादा कैरेक्टर फादर से आए, कोई फिक्स नहीं है, किसी से भी ज़्यादा कैरेक्टर ट्रांसमिट हो सकता है। इसको कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसका एग्जाम्पल है मीरा जलापा और स्नैपड्रैगन। दूसरा है को डोमिनेंस। को का मतलब होता है इक्वलिटी। इसका मतलब कि आधा कैरेक्टर मदर से बच्चे में आया होगा और आधा कैरेक्टर फादर का बच्चे में इनहेरिट हुआ होगा। इस तरह के डोमिनेंस को कहेंगे को डोमिनेंस, जिसका एग्जाम्पल है सिकल सेल अनेमिया या फिर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ओके, इसका ट्रिक आप चाहो तो अब खुद से बना सकते हो, पर क्या ही बनाओगे यार, इतना ईजी है, इसमें ज़्यादा ट्रिक बनाओगे तो खुद प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तीसरा है फिलियोट्रॉपी। फिलियोट्रॉपी कहता है कि इसमें एक ही जीन जो होता है वो कोड करता है एक से अधिक फिलियोट्रॉपिक कैरेक्टर के लिए, जिसका एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोनूरिया। तो फी से फिलियोट्रॉपी, फी से फिनाइल कीटोनूरिया, ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल जीन या फिर मल्टीपल एलील। बात एक ही है। मल्टीपल जीन कहने का मतलब है कि मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ जीन। एक जीन के अंदर 2 से ज़्यादा एलील होते हैं, तो उसको कहते हैं मल्टीपल जीन या फिर मल्टीपल एलील। इसका एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुपिंग, जिसके अंदर IA आता है, IB आता है, IO आता है। इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पर इस चैप्टर में नहीं, ये दूसरे चैप्टर का है। नेक्स्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब होता है अधिक, एक से अधिक, राइट। तो कहने का मतलब एक कैरेक्टर के अंदर अगर एक से अधिक जीन इनहेरिट हो सकते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उस इनहेरिटेंस को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे कि हम ह्यूमन को ही ले लो, हमारा स्किन का कलर के लिए अलग जीन होता है, वेट के लिए अलग जीन होता है, हाइट के लिए अलग जीन होता है, आई कलर के लिए अलग जीन होता है, सभी के लिए अलग अलग जीन सेपरेट होते हैं, राइट। तो उसी को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
इसके बाद का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन हम सबको पता है, हमारे अगर ह्यूमन की बात करें तो XX होता है फीमेल का, XY होता है मेल का। इसे ही होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसको ऑटोजोम भी कहते हैं। किस तरह मैटिंग करते हैं ये हमने पहले स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया था। देखो XX है, इसका मतलब ये क्या है, दोनों के क्रोमोसोम सेम है, तो इस क्रोमोसोम को कहते हैं होमोजाइगस क्रोमोसोम। XY है मतलब दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को कहेंगे हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। फिर आज बात करें ग्रास हॉपर के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो उसके लिए फीमेल का होता है XX और मेल का होता है XO। अब देखो यहाँ पर भी XX है, इट मीन्स ये होमोजाइगस क्रोमोसोम कहलाएगा, और ये XO है मेल के लिए, तो ये होगा हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन नीट में पूछा था कि ग्रास हॉपर का जो क्रोमोसोम होता है वो मेल के लिए वो होमोजाइगस होता है या फिर हेट्रोजाइगस होता है। तो आप तो कोरिलेट कर सकते हो ना कि होमो का मतलब क्या होता है और हेट्रो का मतलब क्या होता है। हाँ यार, अब तो कर ही लोगे, इतना कुछ सुनने के बाद तो इंसान कर ही लेता है, राइट। लेकिन ट्विस्ट अभी आना बाकी है। बहुत जन ये भी कोरिलेट कर लिए होंगे ना कि हाँ यार, मेल के लिए मेल का क्रोमोसोम भैया होमोजाइगस, फीमेल का क्रोमोसोम हेट्रोजाइगस, क्या ट्रिक है, गलत हो जाओगे, वेट तो करो। थर्ड कह रहा है बर्ड्स के लिए। बर्ड के केस में देखो ZZ जो है वो मेल का क्रोमोसोम है और ZW फीमेल का क्रोमोसोम है। तो इट मीन्स इस बार होमोजाइगस कौन हो गया, मेल हो गया, और हेट्रोजाइगस कौन हो गया, फीमेल हो गई। तो कैसा लगा ये ट्रिक, मैंने बोला था ना गलत हो जाओगे, सुनते नहीं हो यार मेरी बात। और बहुत जन अभी ये भी कह रहे होंगे कि यार अभी तक हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ा, डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ा, मेंडल के बारे में नहीं पढ़ा, कब पढ़ेंगे यार, इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, हम पार्ट 2 में देखेंगे। मैंने क्या कहा था कि भैया हम जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको अभी क्लियर करेंगे बाद में, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आवे। अब बहुत जन तो ये सोच रहे होंगे सर इस फिर पढ़ेंगे क्या, सारा मेन टॉपिक तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बचा कर रखा है आपने। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अभी तक जितना ही बताया है ना, अभी तक आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, समझो, तो इससे 3 क्वेश्चन अभी तक आते हैं। फिर भी लगता है ना कि ये इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो एक टॉपिक डालो हनी बी, और ये हनी बी फर्टिलाइजेशन कैसे करता है ना उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक डाल लिया हनी बी। देखो हनी बी जो होती है वो फीमेल होती है, राइट। तो फीमेल के पास क्या होता है, ओवम होता है, ये क्या है, फीमेल गैमेट है। हम सबको पता है कि गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। पर बहुत जन को सिली डाउट आएगा कि सर गैमेट कैसे हैप्लॉइड हो सकते हैं। तो भैया अगर गैमेट हैप्लॉइड नहीं होंगे तो और क्या होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलता है आपस में मैटिंग करता है तो हम बनते हैं, हम कैसे हैं, डिप्लॉइड है। तो सिंपल सी बात है, जब एक हैप्लॉइड और एक हैप्लॉइड मिलेगा तभी तो हम डिप्लॉइड बनेंगे ना, बिल्कुल। तो ऐसा सिली मिस्टेक्स मत लाना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ओवम है, ये कैसा है, अभी हैप्लॉइड कंडीशन पे है। इसको जब फर्टिलाइजेशन करना है तो कहीं ना कहीं से इसको मेल गैमेट चाहिए, ओके, तभी पॉसिबल है। अगर तो मान लेते हैं इसको कहीं से मेल गैमेट मिल गया, वो इसने क्या किया, फर्टिलाइजेशन कर लिया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद इसने फीमेल को प्रोड्यूस किया, फीमेल को प्रोड्यूस करेगा तो वो कैसी होंगी, डिप्लॉइड होंगी, इट मीन्स 2n होगी। अब ये फीमेल जो है आगे जा कर के या 2 चीज़ खा सकती है, या तो बी ब्रेड या तो फिर रॉयल जेली। अगर ये हनी आगे जाकर के बी ब्रेड को खा लेती है तो ये वर्कर बन जाएगी, और अगर आगे रॉयल जेली को खा लेती है तो ये क्वीन बन जाएगी। क्वीन का पावर समझ रहे हो ना, अरे यार चेस वाला नहीं, क्या से चले जाता हूँ। क्वीन का बहुत पावर होता है, वो रानी है, जो बोलेगी हुक्म करेगी, उन लोगों को करना ही पड़ेगा, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो ये था तब का प्रोसेस जब फर्टिलाइजेशन को वो कर रही है। मान लो उसे कहीं से भी कोई भी गैमेट नहीं मिलता है, तो उस केस में वो फर्टिलाइजेशन को नहीं करेगी। तो फर्टिलाइजेशन नहीं करने के बाद भी वो पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस करेगी, और उस प्रोसेस के थ्रू वो मेल को फॉर्म करेगी जो कि सिंगल एन होगा, मतलब वो जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, जिसको अपन ड्रोन कहेंगे। और वही जो ड्रोन होते हैं ना उसमें ज़्यादा ताकत नहीं होती है। क्यों नहीं होती भैया, क्योंकि इसके पास सिंगल गैमेट है, ये हैप्लॉइड है यार, और वो कहाँ डिप्लॉइड है। अगर लड़ाई भी होगी तो क्या होगा, वो हार जाएगा। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हाँ बोल सकते हैं यार। तो देखो ये जो चार्ट था हमने बहुत इजी में क्लियर किया है। अगर आप देखना चाहते हो एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है तो आप यहाँ देख सकते हो, पर यहाँ देखोगे तो कंफ्यूज्ड हो जाओगे, इसलिए मैंने वो छोटा सा टेबल बना करके आपको वहाँ बता दिया, राइट। तो अब हमने बहुत बातें कर ली जीन के बारे में, क्या अच्छा काम है वो अपन ने देख लिया, किस तरह से मैटिंग करता है वगैरह वगैरह देख लिया। अब बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की।
तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आएंगे कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर हमें देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम, फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ओके, नाम इतना बड़ा बड़ा रहता है यार, सुन के ही डर लग जाता है ना इंसान को। कोई बात नहीं, कोई कोई नाम अच्छे भी होते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत है कलर में, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, मतलब जो अंधा हो जाता है, राइट, देखने में प्रॉब्लम होती है जिसे, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो ये बीमारी के अंदर जो इंसान होते हैं ना, उन्हें रेड कलर और ग्रीन कलर को लेकर के कन्फ्यूजन रहती है। और ये जो ब्लाइंडनेस होता है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, मतलब ये जो है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में भी आ सकता है। और देखा जाए तो ये 8% मेल को होता है और 0.4% फीमेल को होने का चांस है। इट मीन्स सिर्फ वाई क्रोमोसोम को ही खतरा है ना, क्योंकि हमें पता है भैया क्रोमोसोम का जो मेन फंक्शन है वो भैया मेल के पास है। एक्स क्रोमोसोम के साथ मैटिंग करेगा तो फीमेल, वाई क्रोमोसोम के साथ मैटिंग कर लेगा तो मेल। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं हेमोफीलिया की। तो हेमोफीलिया जो होता है, इसका वर्ड को तोड़ो, हेमो का मतलब होता है ब्लड, फीलिया का मतलब लव, मतलब ये जो है भैया प्यार बहुत करता है ब्लड से, वैसा वाला प्यार नहीं। इसका प्यार कहने का मतलब है कि अगर एक बार ब्लड निकल गया, क्लॉट हो गया, तो वो निकलता ही रहेगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन अफेक्टेड हो जाता है। और ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ये भी पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकता है। बिल्कुल सही। चलो इसको एक अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक तरफ मैंने मेल लिखा है, दूसरी तरफ फीमेल लिखा है। मेल का क्रोमोसोम XY होता है, सभी को पता है। फीमेल का होता है XX, ये नॉर्मल केस में है। अब अगर मान लेते हैं किसी भी मेल को या फीमेल को कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो हेमोफीलिया हो गया, तो उसके लिए हमने लिखा है H का मतलब है हेमोफीलिया। मान लो उसे कैंसर होता तो हमने C लिखते, मतलब कुछ भी डिजीज होती ना तो उसके लिए हम वो वर्ड का पहला लेटर लिख देते, समझ रहे हो ना। बिल्कुल। तो अगर मान लेते हैं कि X क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, मान लो यहाँ पर X क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, तो XH हो जाएगा मेल के लिए XHY और फीमेल के लिए XHX। एक ही X क्रोमोसोम में अगर प्रॉब्लम है तो इस केस में ऐसा लिखेंगे। तो हम कहेंगे इस केस में कि जो मेल है वो पूरी तरह से अफेक्टेड हो चुका है, क्योंकि इसके पास एक ही क्रोमोसोम है, ये पूरा का पूरा तरह से डिजीज कैरियर है, अफेक्टेड हो चुका है। फीमेल के केस में बात करूं तो XHX है, तो ये अभी भी हम कहेंगे कि ये डिजीज कैरियर है, पर पूरी तरह से अफेक्टेड नहीं हुई है, क्योंकि इसके पास एक और X क्रोमोसोम है जो कि अफेक्टेड नहीं है। मतलब उसमें कुछ चांस है कि अगर मैटिंग अगर इस X क्रोमोसोम के साथ अगर कर लेता है तो जरूरी चांस है कि इसके बाद जो प्रोजेनी आएगा उसमें कम से कम आधा ही प्रॉब्लम होगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा, पूरा का पूरा अफेक्टेड नहीं होगा। तो ये हमने मेल का केस देखा, एक फीमेल का केस देखा। अब मान लेते हैं कि हम चाह ही लिए कि नहीं भैया फीमेल को पूरी तरह से हम अफेक्टेड कर ही दें, आज तो इसे हम चोट पहुंचा के रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुछ मत करो भैया, दोनों X क्रोमोसोम में H लिख दो, हेमोफिलिक लिख दो, तब हम इस केस को ही कहेंगे कि फीमेल जो है पूरी तरह से अफेक्टेड है। राइट, यहाँ तक अब कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया जो होता है, ये इसका कहने का मतलब है कि जो फिनाइल एलानिन होता है ये नॉर्मल टाइम में एंजाइम के प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। आई रिपीट, फिनाइल एलानिन जो होता है ये नॉर्मल कंडीशन में जब इसको एंजाइम मिलता है तो वो फिनाइल एलानिन से टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। लेकिन कभी अगर एंजाइम की कमी हो जाती है तो ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन ना बना करके फिनाइल पायरुविक एसिड बना देता है। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। ये देख लो, जब एंजाइम मिलता है तो नॉर्मल फंक्शन करता है, जब एंजाइम नहीं मिलती है तो उल्टा पल्टा कमांड करने लगता है। राइट, सबको पता है, हमें जब भूख लगती है तो क्या देखते हैं यार बगल वाला क्या सोचेगा कि हम कैसे खाएंगे, लपेट पड़ते हैं जैसे मन तैसे यार। तो उसी तरह है इसके साथ भी। ओके, समझ रहे हो ना? बिल्कुल। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। और एक मिनट यार, एक चीज़ मैंने बताया कि फिनाइलकीटोनुरिया जो होता है ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि पेरेंट को है तो उसके ऑफस्प्रिंग को आएगा। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया, ये भी ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होता है, मतलब कि ये भी पेरेंट को है तो ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएगा। और इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होता है ग्लूटामिक एसिड का वैलिन के थ्रू, वो भी कहाँ पर? तो 6th पोजीशन ऑफ अ हेमोग्लोबिन चेन में। लास्ट है थैलेसीमिया, ये भी ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, मतलब कि ये भी पेरेंट में है तो अगर ऑफस्प्रिंग में नहीं जा सकता है। ओके,
तो इसमें क्या होता है कि जो हेमोग्लोबिन का चेन होता है ना, उसमें कुछ कमी हो जाती है, इस चीज़ के कारण ये थैलेसीमिया होता है। और अगर अल्फ़ा चेन की कमी से थैलेसीमिया होता है तो उसको कहेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया, और अगर बीटा हेमोग्लोबिन के चेन से प्रॉब्लम आती है तो उसको कहेंगे बीटा थैलेसीमिया। तो ये ही था मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हमें पढ़ना है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, इसमें कि सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है इसको दिया था लैगडन डाउन ने 1866 पर इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये जो मैंने साइंटिस्ट का नाम बताया भूल भी जाओगे तो चलेगा, पर यार याद कर लो, डाउन से डाउन याद ही हो जाएगा। ओके, देखो इसके अंदर होता क्या है, तो ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम, तो 21st क्रोमोजोम होता है ना, उसका ट्राइजोमी बना देता है, जिसके कारण हाइट जो होता है ये बढ़ने नहीं लगेगा, बढ़ेगा नहीं हाइट, ग्रोथ नहीं होगा सही से, राउंड हेड हो जाएगा, फ्लोट टंग हो जाएगा और पार्शली ओपन्ड माउथ हो जाएगा। दूसरा होता है काइनफिल्टर सिंड्रोम। काइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है इसके अंदर देखा जाए तो एक एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाएगा। मतलब मान लो कोई मेल है, उसके अंदर कोई एक एक्स्ट्रा अगर हमें एक्स क्रोमोजोम दिख जाता है तो हम बोलेंगे उसे काइन सिंड्रोम हो गया है, काइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया है। अब क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई, कहने का मतलब है कि एक्स एक्स क्या होता है, फीमेल होता है, और एक्स वाई क्या होता है, मेल होता है। तो इसके अंदर दोनों का कैरेक्टर दिख रहा है कि नहीं, मेल का भी और फीमेल का भी, पर ज़्यादा कैरेक्टर हो जाएगा फीमेल का। तो हम बोल सकते हैं कि इसके में क्या होता है, एडिशन होता है एक्स क्रोमोजोम का, जिसके कारण मेल स्टेराइल हो जाता है और फेमिनाइन डेवलपमेंट होने लगता है, फीमेल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होने लगता है। ओके, और हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, वो है टर्नर सिंड्रोम। इसके अंदर एक एक्स क्रोमोजोम जो होता है वो हट जाता है, मतलब कि इसको हम डिनोट करेंगे XO के साथ, ठीक है। इसमें जो स्टेराइल होती है वो फीमेल होती है, क्योंकि हम सबको पता है एक्स क्रोमोजोम जो होता है वो फीमेलनेस को शो करती है। तो अगर एक्स क्रोमोजोम नहीं है, इसका मतलब फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। और भी कोई डाउट है क्या? अरे बता ही देते हैं यार। इसके अंदर जो है फीमेल होती है वो स्टेराइल हो जाती है, रूडिमेंट्री ओवरीज आ जाता है और लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो जाता है। अब इसके बाद ज़्यादा डिटेल में अगर देखना चाहते हो तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर देख लेना। अब इतना कुछ देख लिया, चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेते हैं यार, क्या ही दिक्कत है। क्वेश्चन है, हाउ द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग डिटरमाइन इन ह्यूमंस। बट ऑप्शन है आपको, सेक्स क्रोमोजोम ऑफ मदर, साइज ऑफ ओवम, साइज ऑफ स्पर्म, सेक्स क्रोमोजोम ऑफ फादर। अभी भी बहुजन बोल रहे होंगे सेक्स क्रोमोजोम ऑफ मदर, भैया वो गलत आंसर है, लिख लो सेक्स क्रोमोजोम ऑफ फादर होंगे। और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था जो कि मुझे आपको बताना था। एक और क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आप हेमोफाइलिक समझ गए हो तो सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द चिल्ड्रन इन अ कलर ब्लाइंड वुमन मैरी अ नॉर्मल मैन। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको भैया पेन और कॉपी लेना पड़ेगा, आपको खुद से मैटिंग करनी पड़ेगी और आपको रिजल्ट आपको खुद बताना है। अदरवाइज़ नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, नोट्स में आपको आंसर अवेलेबल होगा, आप चेक कर लेना। चलो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में, जो कि उसमें अपन मेंडलियन डिसऑर्डर के बारे में जिसमें अपन मेंडल के बारे में बात करेंगे, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, पेडिग्री एनालिसिस क्या है, ये सब टॉपिक्स जो हैं वो सब देखेंगे। वो भी लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और इतना देखने के लिए शुक्रिया। अगर देख ही रहे हो तो भैया लाइक सब्सक्राइब करके जाना, बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए, वरना पाप लगेगा। ओके, थैंक यू।